क्वेश्चन है कि उदाहरण देते हुए चर्चा कीजिए कि अभिवृत्ति एवं मत अलग अलग धारणाएं हैं। ठीक है। अभिवृत्ति एवं मत अलग अलग धारणाएं हैं, इस पर चर्चा करनी है। तो प्रश्न पर विचार करते हैं। अभिवृत्ति एवं मत को संक्षिप्त रूप में परिभाषित करते हुए दोनों में कुछ समानताओं का वर्णन कीजिए तथा तत्पश्चात अभिवृत्ति एवं मत में उदाहरण सहित अंतर स्थापित कीजिए। अभिवृत्ति सामान्य मनोविज्ञान का ही एक भाग है, जिसका अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय अर्थात व्यक्ति, वस्तु, विचार, स्थिति, कुछ और के बारे में भाव आ सके के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। उदाहरण के लिए वर्तमान भारत में पश्चिमी संस्कृति एवं ज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है, जबकि पारंपरिक तथा रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति आमतौर पर नकारात्मक अभिवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो वही मत एक ऐसा विश्वास है जिसे कोई व्यक्ति अपने वातावरण की कुछ वस्तुओं अथवा विषयों के प्रति व्यक्त करता है। दोनों में गहरा संबंध होता है तथा दोनों में संज्ञानात्मक तत्व प्रधान होता है। फिर दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। अभिवृत्ति में ज्ञान, संवेग या भाव तथा क्रिया निहित होते हैं, जबकि मत में केवल संज्ञानात्मकता पाई जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का मत है कि भूत है, तो उसके भीतर भूतों के रूप एवं कार्यों के बारे में तरह तरह के संज्ञानात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु उसमें किसी तरह का संवेग नहीं होगा। ठीक है। व्यक्ति के क्रियाकलापों या व्यवहारों पर दूसरा पॉइंट है, अभिवृत्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है, परंतु मत का प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ता है। ठीक है। दहेज, जैसे इसी में दूसरे पॉइंट में ही लिखा है, दहेज के प्रति विपरीत मन होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में दहेज दे सकता है, परंतु यदि व्यक्ति की अभिवृत्ति दहेज के प्रतिकूल है तो वह दहेज नहीं देगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यदि हम किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति के बारे में जान जाते हैं तो यह अनुमान लगाना काफ़ी आसान है कि वह व्यक्ति अमुक परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करेगा, परंतु किसी के मत मात्र को जानकर ऐसा करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का मत है कि सभी को सुबह उठकर योगा करना चाहिए, तब भी वह बताना मुश्किल होगा कि वह रोज़ सुबह योग करता होगा अथवा नहीं। वहीं यदि व्यक्ति की अभिवृत्ति योग को लेकर अनुकूल है तो वह अनुमान लगाया जा सकता है, वह सुबह उठकर योगा करता होगा। तो अभिवृत्ति की बात करें तो जैसे इसमें भाव होते हैं, व्यवहार पर अधिक प्रभाव होता है, व्यवहार का अनुमान किया जा सकता है निर्माण अवचेतन स्तर पर। ठीक है। मत के बारे में जैसे भाव की कमी होती है, व्यवहार में उतना प्रभाव नहीं होता, व्यवहार का अनुमान मुश्किल है निर्माण चेतन स्तर पर। ठीक है। चौथा क्या है कि अभिवृत्ति का निर्माण चेतन रूप से कम तथा अवचेतन रूप से अधिक होता है, परंतु मत का निर्माण मूलतः चेतन स्तर पर होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिवृत्ति निर्माण में अनुवांशिक कारक भी प्रभावी होते हैं। अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड से मतलब है। ठीक है। तो प्रायः ऐसा विश्वास किया जाता है कि अभिवृत्तियां मनुष्य द्वारा सीखे गए व्यवहार हैं, अर्थात व्यक्ति इसे सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान सीखता है और उनमें से कोई भी जन्मजात नहीं होती है। 1990 के दशक में सामाजिक मनोविज्ञान में कुछ ऐसे अनुसंधान हुए जो संकेत करते हैं कि सीमित स्तर पर अनुवांशिक कारक भी अभिवृत्ति के विकास में भूमिका निभाते हैं। इन अनुसंधानों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निम्नलिखित है। पहला, अनुवांशिक कारकों का प्रभाव उन्हीं अभिवृत्तियों पर पड़ता है जिनका संबंध आंतरिक प्रेरणाओं से, जैसे किसी विशेष संगीत या भोजन के प्रति सकारात्मकता या नकारात्मक अभिवृत्ति। अनुवांशिक कारकों का संबंध उन विषयों से नहीं होता है जिनके लिए विशेष ज्ञान या सचेतता की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरा, अनुवांशिक कारकों के प्रभाव वाली अभिवृत्तियों में सीखी गई अभिवृत्तियों की तुलना में परिवर्तन कठिन होता है। फिर देखते हैं इस पॉइंट को। अनुवांशिक कारकों के प्रभाव वाली अभिवृत्तियों में सीखी गई अभिवृत्तियों की तुलना में परिवर्तन क्या होता है? कठिन होता है। ठीक है। तीसरा, सीखी गई अभिवृत्तियों की तुलना में अनुवांशिक अभिवृत्तियों का व्यवहार पर जोर
व्यवहार पर ज़्यादा गहरा और तीव्र प्रभाव होता है। सीखी गई अभिवृत्तियों की तुलना में आनुवंशिक अभिवृत्तियों का व्यवहार पर ज़्यादा गहरा और तीव्र प्रभाव होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आनुवंशिक कारकों का प्रभाव प्रायः यह होता है कि कुछ व्यक्ति आमतौर पर सकारात्मक मना स्थिति के होते हैं, जबकि कुछ अन्य की मना स्थिति नकारात्मक होती है। यही सामान्य सकारात्मक और नकारात्मकता आगे चलकर उनकी विशेष मना स्थितियों का निर्माण करती है। उपर्युक्त निष्कर्षों के बावजूद इस संबंध में कोई निश्चित दावा करना गलत होगा, किंतु इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि थोड़ी बहुत मात्रा में मनोवृत्तियां आनुवंशिक कारकों से भी प्रभावित क्या होती हैं। एक क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है कि मानव के नैतिक एवं राजनैतिक अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? आप इन्हें वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य में किस प्रकार उचित सिद्ध करेंगे? यूपीपीसी 2021 में आया था। तो उत्तर है इसका, अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय अर्थात व्यक्ति, वस्तु, समूह, विचार, स्थिति या कुछ और जिसके बारे में भाव आ सके के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। ठीक है। पहला चीज, मानव के नैतिक अभिवृत्ति के विषय हैं शुभ अशुभ, पाप पुण्य, सही गलत धारणाओं से जुड़ी गतिविधियां जिनके प्रति उसका रुझान होता है। इसमें नैतिक मुद्दों के बारे में रुझान बनते हैं। वही राजनैतिक अभिवृत्ति सरकार और संबंधित सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों के बारे में हमारे सोचने या महसूस करने के तरीके का वर्णन है। यह हमारे राजनीतिक निर्णय लेने का आधार है। इसके द्वारा हम अपने हितों को अधिकतम करने का प्रयत्न करते हैं। इन अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं धर्म, परिवार एवं लिंग, आयु, आर्थिक स्थिति, जाति एवं सोसाइटी, मीडिया एवं सोशल मीडिया। पराचित वस्तुतः किसी भी सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य में अभिवृत्तियां महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि अंतर्वैयक्तिक संबंधों, वैयक्तिक आपसी व्यवहारों में ये महत्वपूर्ण होते हैं। अभिवृत्तियां चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, ये व्यवस्था के प्रति सचेतक को अभिव्यक्त करती हैं, अर्थात कोई व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति किस रूप में संवेदनशील है यह स्पष्ट करती हैं। यह अभिवृत्तियां राजनीतिक हित साधने में लोकतांत्रिक अधिकार अर्थात मतदान प्रक्रिया एवं अपने हित की पूर्ति हेतु सत्ता को प्रभावित करने की रुचि को स्पष्ट करती हैं। वर्तमान में नीति शास्त्र में अभिवृत्ति परिवर्तन प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। यह व्यक्ति समूह को आंतरिक तरीके से प्रभावित करती है तथा उसके आचरण का मूलाधार बनाती है।